नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। धर्मांतरण कानून सख्त, वनीकरण निधि प्रबंधन संशोधन को स्वीकृति। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। 18 से 22 अगस्त तक चलेगा सदन। तारीख बढ़ाने या देहरादून शिफ्ट करने के कयास हुए खत्म। देहरादून में सीएम धामी ने की हरित अभियान की अगुवाई। नशा मुक्ति वर्षगांठ पर किया पौधारोपण। परियोजनाओं का शुभारंभ कर दिया जागरूकता का संदेश। धराली रेस्क्यू अभियान में जुटे 1000 से ज्यादा कर्मचारी और मजदूर। लिमची गार्ड पुल और माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट को भी किया सुचारू। हर्षिल में बनी झील को खोलने के प्रयास जारी। और उत्तराखंड में आज और कल के लिए रेड अलर्ट। 6 जनपदों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश। लोगों से सतर्क रहने की अपील। अलर्ट मोड पर प्रशासन। धामी कैबिनेट की बैठक बुधवार को सचिवालय में संपन्न हुई। इस दौरान कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। अब उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर कानून सख्त हो गया है। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन किया गया है। अब गैंगस्टर जैसे सख्त कानून लागू होंगे और 14 साल तक सजा होगी। बैठक संपन्न हुई जिसमें कुल 26 प्रस्ताव आए थे, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदन दिया गया है। खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। देहरादून से जन टीवी के ब्यूरो हेड SN पंत जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पंत जी, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। फिलहाल जिस तरह के हालात बन पड़े हैं, क्या इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में उससे जुड़े हुए भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं? प्रभात जी, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हुई है और इस बैठक में 26 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिनमें से क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है, इससे इसकी औपचारिक रूप से ब्रीफिंग नहीं की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट के लिए, क्योंकि राज्य सरकार हर संभव हर विभाग को जो भी उसके अनुपातिक बजट होता है उसको मार्च में फरवरी में बजट लाने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अनुपूरक जब विभागों का बजट खत्म हो जाता है उसके बाद अनुपूरक के तौर पर विभाग मांग करते हैं और उस मांग को कटौती प्रस्ताव के साथ साथ विपक्ष के सामने पक्ष चर्चा करा करके उसको पारित कराना चाहता है। तकरीबन 5000 करोड़ का ये बजट है जिस पर कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। ये अपने आप में आज का बड़ा फैसला इसे जरूर कहा जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में क्योंकि वर्तमान में धराली क्षेत्र में आपदा आई है, आपदा आने के साथ साथ जो मुआवजे को लेकर के क्या मुआवजा दिया जाए, किस तरह मकान के बाद उसमें नियमों में शिथिलीकरण कर दिया जाए, तो कैबिनेट ने इस पर भी चर्चा की है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार को उत्तराखंड के आपदा के दरमियान एक आगमन करने के बाद एक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है कि मुख्यमंत्री उसका निर्णय देंगे। जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आएगी तो उत्तराखंड कैबिनेट ने आज बकायदा धामी को बतौर मुख्यमंत्री उसके लिए अधिकृत किया है कि भारत सरकार के लिए जो प्रस्ताव बनेगा मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड में क्योंकि फौजी बहुल्य प्रदेश है, अग्निवीर योजना के जरिए जो अग्निवीर को लेकर के
देश के युवाओं का सेना में जाने का ख्वाब था, उसको भले ही 4 साल सर्विस करनी हो, लेकिन 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट आकर के उत्तराखंड में वापस आएगा तो उसको एक क्षैतिज आरक्षण के तौर पर लिया जाएगा। ये राज्य सरकार ने कैबिनेट में इसे हरी झंडी दी है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 2025 की जो नियमावली है उसमें आंशिक संशोधन की बात कही गई है। साथ ही साथ धर्मांतरण कानून को और अधिक मजबूत किया जाएगा, इस पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। तो कुल मिलाकर के 26 प्रस्ताव आए थे जिसमें अधिकांश पर मुहर लगी है। वर्षों की तमाम जानकारी के लिए तो SN पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण कई प्रस्ताव इसमें पारित किए गए। इसमें अगर फैसलों की हम बात करें तो जबरन धर्मांतरण पर जो कानून है उसको पहले से और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। पहले जो इसमें थोड़ी ढिलाई थी, कानून में थोड़ी सी ये कहें कि नरमी थी, उसे और कड़ा कर दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में भी संशोधन किया गया है और ये भी कहा गया है कि गैंगस्टर जैसे सख्त कानून लागू किए जाएंगे और सजा का जो प्रावधान है उसकी अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। 14 साल तक की सजा हो सकेगी। अठारह अगस्त से 22 अगस्त को तक विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा। आपको बताएं कि जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होना है। लेकिन मानसून सत्र में संशय के बादल तब घिरने लगे जब उत्तराखंड में जगह जगह आपदा आ रही है। सड़कों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। इसी तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सत्र की तारीख या तो आगे बढ़ेगी या फिर सत्र राजधानी देहरादून में संचालित किया जा सकता है। लेकिन आज हुई कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए बोले कि विधानसभा सत्र में ही आहूत इसे किया जाएगा। यह सत्र भरारीसैंण में घोषित है और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो सत्र है वो भरारीसैंण में ही होगा। कि नुकसान आपको मालूम है 5 तारीख को जो आपदा आई थी उससे बहुत भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है। लगातार सरकार की सारी मशीनरी वहाँ पर लगी हुई है, रेस्क्यू मिशन चल रहा है। केंद्र सरकार में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने पूरी असिस्टेंस इस रेस्क्यू मिशन में दिया है। हमारी पूर्ण कोशिश यही है कि जो मिसिंग लोग हैं उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके और वहाँ पे फिर रिहैबिलिटेशन का काम कैसे चलाया जा सके उस पर हम फोकस करेंगे। खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। देहरादून से हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत जरूरी है इस बात को लेकर जो चर्चा थी उसको अब विराम सरकार को देना था और विराम दे भी दिया गया। आज कैबिनेट की बैठक के बाद सत्र कहाँ आहूत किया जाना है उसको लेकर जितने भी संशय थे एक तरह से उन पर विराम अब कहा जा सकता है कि लग चुका है। बिल्कुल प्रभात, आपको बता दें कि जो करे चल रही थी उसका विराम लग गया है। सबसे सरकार की पहली प्राथमिकता थी किसी तरह जो लोग आपदा आई थी उसके आपदा में बहुत सारे रिजर्वेशन को निकाली गई थी। तो सरकार ने अपने पूरी जो कोशिश किया था, आज मंत्रिमंडल के बैठक में भी उस पर विचार किया गया। तो इन सब ने करके सरकार की तरफ से जो कार्रवाई थी पूरी की गई है। प्रभात, जो इसमें संशय के बादल मंडरा रहे थे सत्र को लेकर, फिलहाल जो भी मौसम के हालात बने हुए हैं ऐसे में इसको लेकर यह संशय था कि विधानसभा का सत्र क्या समय पर और कहां पर आहूत किया जाएगा। लेकिन आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें यह साफ हो गया है कि 18 से 20 अगस्त तक ही सदन चलेगा। तारीख बढ़ाने को लेकर या देहरादून शिफ्ट करने के जो कयास थे उन सभी पर अब कोई संशय नहीं रहा है। धराली में आई आपदा को लेकर रेस्क्यू अभियान निरंतर जारी है। इस पर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि दिन निरंतर बरसात के बीच बीत रहे हैं, बावजूद इसके धराली में रेस्क्यू अभियान जारी रहा। वहां पर मौजूद 1000 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी, तमाम मजदूर लगातार काम में जुटे रहे। कल लिंचागाड़ में बना रहे पुल को सुचारू कर दिया गया है, तो वहीं बिजली, पानी सहित संचार व्यवस्था और वहां पर माइक्रो हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट को भी सुचारू कर दिया गया है। इसके साथ ही हर्षिल में बनी झील को भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। हालिया स्थिति में झील का 2 फीट पानी कम हो चुका है। आगे कार्य प्रगति पर है। झील का पानी का स्तर भी पिछले दिनों की तुलना में लगभग 2 फीट के आसपास कम हुआ है। इसके अलावा कल चीरघाट में, धराली में कल नदी से पानी काफ़ी ज़्यादा आया, तो पानी ज़्यादा आने से भी थोड़ा सा अफरा तफरी मची। उसमें भी फिर लोगों को हटाया गया वहाँ से कि भाई जहाँ पे पानी आ रहा है वहाँ पर कोई रेस्क्यू का काम न किया जाए। पूरे क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटकर ABCD में अलग अलग संस्थाओं से रेस्क्यू काम कराया जा रहा है। खोजबीन जारी है।
धराली में आई आपदा के नुकसान का सरकार आकलन कर रही है। आपदा के दौरान किसानों को हुई क्षति का आकलन किया जा चुका है। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उत्तरकाशी में आपदा के दौरान कृषकों का 7 करोड़ 18 लाख का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई जल्द ही की जाएगी। वहीं सरकार कृषकों के साथ खड़ी है। अन्य जो भी नुकसान हुआ होगा उसका भी भुगतान किया जाएगा। उत्तरकाशी जिले में 7.30 हेक्टेयर में कृषि की क्षति हुई है और जिसमें धराली में 3.10 की क्षति हुई है। इसी प्रकार उत्तरकाशी में 7,506.8 हेक्टेयर में क्षति हुई है और उत्तरकाशी में 7 करोड़ 18 लाख की जो है धनराशि की क्षति हुई है और इस घड़ी में सरकार उनके साथ में खड़ी है। इसके अलावा भी जो किसानों की मदद होगी वो सरकार करेगी और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने इसके लिए चर्चा की और सरकार किसानों के साथ है। इसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा है कि तिरंगा हमारे दिल में बसता है और इसे लहराने की भावना ही सच्चा देश प्रेम है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज वोटों की चोरी हो रही है और कांग्रेस इसकी आवाज बुलंद कर रही है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि तिरंगे की शान के लिए उन्होंने क्या किया। स्वतंत्रता दिवस पर पॉल ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। हमारी आन बान और शान है, हमारा तिरंगा हमारा प्यार है और हमारा तिरंगा हमारे दिल में रहता है और हम उसे जब लहराते हैं तो देश के लिए जो भावना उमड़ उमड़ के निकलती है उसी को देश प्रेम कहते हैं। इसीलिए आज जब वोटों की चोरी हो रही है तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि तिरंगा हमारी शान है और उस वोट का अभिमान है जिससे तिरंगा की शान बनती है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने तिरंगे की शान में क्या किया ये उनको बताने की जरूरत है। लेकिन देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई कांग्रेस पार्टी की ओर से। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत की पुत्रवधू कंचन रावत निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनी, जबकि पूर्व ब्लॉक प्रमुख विक्रम रावत ज्येष्ठ प्रमुख और कंचना देवी कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने जाली खान से मौले खाल बाजार होते हुए शंशी खाल तक ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने शिरकत की। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने सभी नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों और क्षेत्र की जनता का आभार जताया। उन्होंने सल्ट में एक नई परंपरा की शुरुआत की है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख विक्रम रावत ने क्षेत्र पंचायत निधि से कई विकास कार्य किए हैं। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख कंचन रावत ने कहा कि क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही कहा कि महिला सशक्तिकरण पर ध्यान रहेगा। हमारे क्षेत्र की समस्त जनता का आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना है और आगे की रणनीति हमारी यही रहेगी कि सबको साथ में लेकर के हमने क्षेत्र का विकास करना है। महिला सशक्तिकरण पर ज़्यादा ध्यान रहेगा और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर भी हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और क्षेत्र को नए विकास की ओर बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। बने रहिए जन टीवी पर।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोहाघाट नगर में कुछ लोगों के द्वारा अपने गोवंशों को निराश्रित छोड़ दिया गया था। निराश्रित होकर गोवंश नगर में घूम रहे थे, जिस कारण यातायात प्रभावित होने के साथ साथ दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ था। मामले में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने अभियान चलाते हुए निराश्रित गोवंशों को पालिका कर्मी और पर्यावरण मित्रों की मदद से पकड़कर मड़पसोली गो सदन भेजा। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा गोवंश को नगर में निराश्रित छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को सीसीटीवी कैमरों की मदद से चिन्हित कर कार्यवाही की जाएगी। वहीं गोवंशों को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार भी काफी गंभीर हैं। उनके द्वारा भी सभी संबंधित अधिकारियों को गोवंशों को गो सदन भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। आवारा जानवर थे लोहाघाट नगर में, इनको लगातार नगर पालिका द्वारा समय पर गौशाला में पहुंचाया जा रहा है और 15 अगस्त की तैयारी को देखते हुए कुछ कल भी हमने 4 आवारा जानवरों को गौशाला भेजा गया है। और मैं समझते जितने 2 बालक हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इन्हें आवारा जितने भी गौवंश हैं इनको ऐसे खुली में छोड़ें, और जिससे कि लगातार राहगीरों को, छोटे छोटे स्कूली बच्चों को काफ़ी खतरा बना रहता है और हमारी ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए पलटवार करते हुए कहा कि यदि किसी क्षेत्र में जनता किसी उम्मीदवार को आशीर्वाद देती है तो ये उस विशेष व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है, न कि पूरी पार्टी या उसके विधायकों की साख पर प्रश्न चिन्ह। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की ओर से यह कहना कि भाजपा के विधायक अपनी साख बचाने में जुटे हैं पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। ये कह देना कि हमारे जो विधायक हैं वो अपनी साख नहीं बचा रहे, मुझे लगता है ये ज्यादा ठीक नहीं है। और भाजपा के सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता, सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है और जनता का विश्वास जीता है। निश्चित रूप से भाजपा जो है पंचायत चुनाव में अपना प्रदर्शन जिस प्रकार का किया था उसी प्रकार से हम लोगों का जो है रिजल्ट है। तिरंगा यात्रा निकाले जाने को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालते हुए जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन जब बात धराली जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्र की होती है तो न विधानसभा अध्यक्ष का कोई अता पता होता है और न ही भाजपा अध्यक्ष का। दुख इस बात का नहीं है कि वे नहीं आए, दुख इस बात का है कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद वो पीड़ित जनता की सुध लेने तक नहीं पहुंचे। क्या तिरंगा केवल प्रतीक बनकर रह गया है या उसका असली अर्थ जनसेवा और कर्तव्य अब खो गया है? एक उपाध्यक्ष, एक महामंत्री, एक प्रदेश सचिव, एक प्रदेश प्रवक्ता नहीं दिखाई पड़ा वहां पर। पूरा संगठन जो है यहाँ बलबीर रोड में मुख्यालय में बैठकर यही जोड़ जंतर करने में रहा कि कौन सी जिला पंचायत में हमारा अध्यक्ष बन रहा है, कहां कहां ब्लॉक प्रमुख हमारा बन रहा है। तो लोगों की मौत हो रही है, होने दें इनकी बला से। कुल मिलाकर पत्थर दिल हैं ये लोग, संवेदनहीन हैं और कोई तरह की इनके अंदर नैतिकता और जमीर जिंदा नहीं रहेगी।
मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र चंपावत के तल्लादेश क्षेत्र के बकोड़ा गांव में बीमार महिलाओं को युवाओं ने 15 किलोमीटर तक डंडे के सहारे कंधे पर ढोकर सड़क तक पहुंचाया, फिर 35 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। गांव में 12 साल पहले सड़क स्वीकृत हुई थी, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। सड़क और स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में ग्रामीण परेशान हैं। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि वन अनापत्ति की अड़चन थी और अब सड़क को PMGSY में स्थानांतरित किया गया है, जिसकी पत्रावली विभाग को अभी नहीं मिली है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में रामनगर चौक के पास सड़क पर खुलेआम बाइक सवार युवकों द्वारा मोहम्मद फैज नाम के एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया। गोली लगने के कारण मोहम्मद फैज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने घटना में शामिल देवबंद क्षेत्र के सापला गांव निवासी सोहेब, पाडली गुर्जर गांव निवासी गुलशेर और चरथावल क्षेत्र के पार्टी खुर्द गांव निवासी जान मोहम्मद के 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से घटना में इस्तेमाल एक देसी तमंचा बरामद कर लिया गया है। सड़क पर खुलेआम गोली मारने की इस घटना का एक वीडियो आज पुलिस ने जारी किया। में 2 पक्षों में जो सेम कम्युनिटी से थे, उनमें आपस में किसी चीज़ को लेकर बहस हुई और उसमें कुछ बाहर से आए लोगों ने यहाँ के पीड़ित जो अभी विक्टिम है उसको फायर वुंड किया था, उस पर फायर किया था। तो CCTV फुटेज कवरेज के बाद और जो आई विटनेस थे उन सब से पूछताछ के बाद कल 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो एक नेम्ड बंदा है उसके खिलाफ भी हम जल्दी टीम बना के कार्रवाई करेंगे। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। धर्मांतरण कानून, सख्त वनीकरण निधि प्रबंधन संशोधन को स्वीकृति। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। 18 से 22 अगस्त तक चलेगा सदन। तारीख बढ़ाने या देहरादून शिफ्ट करने के कयास हुए खत्म। देहरादून में सीएम धामी ने की हरित अभियान की अगुवाई। नशा मुक्ति वर्षगांठ पर किया पौधारोपण। परियोजनाओं का शुभारंभ कर दिया जन जागरूकता का संदेश। दराली रेस्क्यू अभियान में जुटे 1000 से ज्यादा कर्मचारी और मजदूर। लिमची गार्ड पुल और माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी किया सुचारू। हर्षिल में बनी झील को खोलने के प्रयास जारी। और उत्तराखंड में आज और कल के लिए रेड अलर्ट। 6 जनपद में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश। लोगों से सतर्क रहने की अपील। अलर्ट मोड पर प्रशासन। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।